हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से नए पाठ को पढ़ना। पाठ 13 एक दिन का। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये थे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इसके अभ्यासकार को करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका का पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन खड़ा जब था मुंडेर पर, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, लाल होकर भी दुखने लगी, आँख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। जब किसी दब से निकल तिनका गया, किसी ने डब से तिनका निकाला। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। उत्तर है, इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठा, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं, तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उनके घमंड को जमीन में लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए, तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। उत्तर है, घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐंठ समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ में चेतावनी दी, ऐंठता तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कवि ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर है, उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर, दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिऔध जी द्वारा लिखी गई पंक्तियों में
किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न है, इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाली व्यक्ति से जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए, तब कविता में वाक्य में बदलाव की जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों में बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। उत्तर है, वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब उसकी समझ में यूं उसे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनको अभिनय कैसा होता। उत्तर है, ऐंठ और समझ। समझ, ऐंठ इतना ऐंठती क्यों हो। ऐंठ, समझ, यह तेरी समझ से बाहर की बात है। समझ, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ से में नहीं आती है। ऐंठ, समझ तेरी में यह नहीं आता कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो, तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। समझ, नहीं, ऐंठ कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकारी की भावना व हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। समझ, ऐंठ इतना तिलमिला क्यों रही हो। ऐंठ, न जाने कहाँ से आंख में तिनका आकर पड़ गया है, मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। समझ, अब तुम्हारी घमंड कहाँ गया। एक छोटे से तिनके से तिलमिला उठी। ऐंठ, मुझे क्षमा करो समझ, अब मैं कभी अपने पर घमंड नहीं करूँगी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का तिनका, तिनका उड़ा आकाश, तिनका हो गया तिनका तिनके पास। उत्तर है, जिस प्रकार के झोंके से उड़कर तिनके आसमान में चले जाते हैं और सभी तिनके बिखर जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम में लीन हृदय सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है। वह आत्मा का परिचय प्राप्त कर परमात्मा से मिल जाता है, यानी उसे अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। किसी डब से निकलना का अर्थ किसी ढंग से निकलना। डब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश में, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी डब से और धर्म से जैसे वाक्यों में के प्रयोग में अंतर है। धम से, धप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कुछ ध्वनियों द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश
और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्य में खाली स्थान भरो। धप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। मेंढक पानी में धप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की बूंद टप से चूँ आई गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। ठंडी हवा सन से गुजरी। मैं ठंड में थर से कांप गया। सही विकल्प चुनिए। तिनका कहाँ से उड़कर आया था? उत्तर है बहुत दूर से। तिनका कहाँ आ गिरा? उत्तर है कवि की आँख में। अगला प्रश्न है, आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ? उत्तर है आँख दुखने लगी, आँख लाल हो गई, वह दर्द से परेशान हो गया। उपयुक्त सभी। कवि पर किसने व्यंग्य किया? उत्तर है पड़ोसियों ने। ये सारे उत्तर दिए गए हैं। अक्ल ने चौथे का है, कवि पर किसने व्यंग्य किया? तो अक्ल ने। अगला प्रश्न है, कवि छत की मुंडेर पर किस भाव से खड़ा था? उत्तर है कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव से खड़ा था। अगला प्रश्न है, कवि की बेचैनी का कारण क्या था? उत्तर है कवि की आंख में तिनका गिर जाने के कारण वह बेचैन हो गया और उसकी आंख लाल हो गई, वह दुखने लगी। अगला प्रश्न है, आसपास के लोगों ने क्या उपहास किया? उत्तर है आसपास के लोगों ने कपड़े की नोक से कवि की आंख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयास करने लगा। अगला प्रश्न है, तिनके से कवि की क्या हालत हुई? उत्तर है एक तिनके से ने कवि को बेचैन कर दिया, वह तड़प उठा। थोड़ी देर में उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। कवि की सारी ऐंठ और अहंकार गायब हो गया। अगला प्रश्न है, तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर है तिनके वाली घटना से कवि को समझ गया कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनके ने हमें बेचैन कर दिया और हमारी औकात बता दिया। उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि उन्हें परेशान करने के लिए एक तिनका काफ़ी है, अतः उसे किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक तिनका कवि की आंख में जाने के बाद उनका घमंड चूर चूर हो गया, अतः अपने उपलब्धि पर अहंकार का आ जाना सही नहीं है। हमें सदैव घमंड करने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, घमंड करने से को मनुष्य के विकास का बाधक समझा जाता है। क्या आप में घमंड करने की प्रवृत्ति है? उत्तर है घमंड या अहंकार मनुष्य के विकास में काफ़ी बाधक है। व्यक्ति को अपने आप पर या धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी वस्तु या छोटा सा व्यक्ति भी हमारे घमंड को चुनौती देने की क्षमता रखता है और मुसीबत में डाल सकता है। मेरी सोच में किसी प्रकार के घमंडी बनने की प्रवृत्ति नहीं है। मैं सामान्य जीवन व्यतीत करता हूँ। तो ये था हमारा पाठ एक दिन का। आगे के वीडियो में आगे के पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।